प्रशांत गुड मॉर्निंग, आइए। बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पूरी खत्म कर ली। उसके शीट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, लगभग 60% क्वेश्चन मैंने हर शीट के आपको बताए। थर्मोडायनेमिक्स उसका दूसरा पार्ट पढ़ाना भी बाकी है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये मान के चलिए दो क्वेश्चन मतलब 90% चांसेस रहते हैं या शायद 100% चांस रहते हैं कि नीट में इसके आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले। ये एक बड़ा चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का, ये बड़ा चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्चुअली में तीन चीजें पढ़ते हैं। इसके तीन पार्ट है एक्चुअली में। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और तीसरा पार्ट इसका है गैल्वेनिक सेल। तीनों ही पार्ट अपने आप में धुरंधर है। धुरंधर मूवी आई थी ना, वही धुरंधर है। तीनों के तीनों धुरंधर आइटम है, जिसमें से इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन और गैल्वेनिक सेल से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। दो क्वेश्चनों का ये चैप्टर है। लगभग 10 to 12 डेज लगेंगे विद क्वेश्चंस के साथ साथ। लगभग 3 क्लासें यहाँ पर, 1.5 क्लास यहाँ पर, लगभग 6 क्लास यहाँ पर, ऐसा लगता है। लगभग 10-12 दिनों का ये चैप्टर होता है सवाल बताने के साथ साथ। अच्छा, तो ये जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलिसिस, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैं इस चैप्टर को रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 के साथ ही पढ़ा देता था। ऑनलाइन भी मैं ऐसा ही करता। चूंकि आप लोगों से मैंने बोला था एक 11, एक 12, एक 11, एक 12, तो 11 का हम लोगों ने थर्मो देख लिया, तो अब हम लोग 12th में आ गए। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उठा के देखिएगा आंसर, एक क्वेश्चन आपको मिल जाए और बहुत सरल है। ये वही चैप्टर है जो फिजिक्स में टीचर पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री में भी टीचर पढ़ाते हैं, फैराडेस लॉ, पर विकास पुरवाल फैराडे लॉ से नहीं पढ़ाते। मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में आपको बताऊंगा और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चाहे 1 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 5 लाइन का हो, एक लाइन में सॉल्व होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 पार्ट है, लिखिए कॉपी पर। इलेक्ट्रोलिसिस पहला पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन दूसरा पार्ट और गैल्वेनिक सेल तीसरा पार्ट है। लिखिए 3 पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, वो अंग्रेज लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, मैं भैया यूपी बोर्ड का हूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो हमारी हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1, ठीक है। पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस हम शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? क्या नाम से समझ में नहीं आ रहा? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। जब किसी कंपाउंड को करंट की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। सिंपल है, तो लिखेंगे यहां पर ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, साथ में लिखिए ब्रेकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट with the help of current, with the help of current, so that a non-spontaneous, reaction takes place, is called electrolysis, is called electrolysis. ओके, आइए ध्यान देखें बच्चों, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ करंट, इतना तो आपको समझ में आ गया। करंट के द्वारा जब किसी को तोड़ते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सो दैट ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये आपके लिए नया शब्द हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। सुनना बेटा, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में आप पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ जितने भी प्रोसेस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, उन्हें कराने के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, हमें अपना समय नहीं बर्बाद करना पड़ता, वो अपने आप होते रहते हैं। जैसे ये पेन, इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पेन नीचे आ गया, आप देखिए, मतलब पेन का नीचे आना दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप नीचे आ गया, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इस पेन से कहूं भैया ऊपर आओ 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 आओ, तो कितना पुचकार लो, ये भैया ऊपर नहीं आएगा। अगर तुम्हें इसे ऊपर लाना है तुम्हें धक्का देना पड़ेगा तब ये ऊपर आएगा। मतलब पेन का नीचे गिरना अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन पेन का ऊपर आना अपने आप नहीं हो रहा, आपको धक्का देना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है, दिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो काम अपने आप हो, एक्सटर्नल एजेंसी को कोई काम ना करना पड़े, वो स्पॉन्टेनियस है, और एक्सटर्नल एजेंसी को काम करना पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी दोनों को टच करो, क्या होगा? अपने आप
गर्म बॉडी से हीट ठंडी बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगी। तो हीट का फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी को चिपका के रख दो, क्या ये पॉसिबल है कि कोल्ड बॉडी और ठंडी हो जाए और हॉट बॉडी और हॉट हो जाए? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर होने लगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ये काम अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अपने आप हो रहा, स्पॉन्टेनियस है, एंड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी अपने आप नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हमारे चारों तरफ जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं कोई आइदर स्पॉन्टेनियस होते हैं या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। अच्छा, रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी छोड़ दीजिए। अभी बस नॉन स्पॉन्टेनियस को आपने समझ लिया जो अपने आप ना हो। दूसरा यहां पे शब्द आया इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं पूरा हटाने जा रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा इलेक्ट्रोलाइट पूरा, ठीक है। सुनिए, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, CaOH का होल ट्वाइस, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक कैटायन और एक एनायन होता है। कैटायन और एनायन के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट इज ए आयनिक सॉलिड। क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं यूजुअली फर्स्ट ए एंड सेकंड ए कंपाउंड्स, यूजुअली और भी बहुत सारे होते हैं बट यूजुअली फर्स्ट ए और सेकंड ए के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर आयनिक सॉलिड, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आयनिक सॉलिड है, नीचे लिखेंगे इट इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ions are not free in solid phase due to strong electrostatic force of attraction। बच्चों, ये जो आयनिक सॉलिड है इसमें कैटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसके कारण ये दोनों आयन बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। जब ये एक दूसरे से बंधे होंगे कोई भी आयन फ्री नहीं होगा, और जब तक आयन फ्री नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि करंट का फ्लो दो ही लोग करा सकते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री आयंस हो। बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट मेटल्स में होता है। जैसे लोहे की एक छड़, लोहे की एक छड़ी आप ले ले, मान लो ये लोहे का अगर होता और आप इसको एक छोर से पकड़े और दूसरे छोर से इसको सॉकेट में डाल दें और स्विच को ऑन कर दे, तुरंत ब्रेक डाउन चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? कोई जैसे आपने स्विच को ऑन किया, यहां से करंट फ्लो करते हुए आपके हाथ तक पहुंची और आपको झटका लगा। तो करंट का ये जो फ्लो मेटल के रॉड में हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो मेटल्स में करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और किसी सॉल्यूशन में करंट का फ्लो आयंस के कारण होता है। मेटल का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में चला जाता है और सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के पल्ले आ जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे और फ्लो ऑफ आयंस का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये आयन फ्री नहीं है, जब तक ये सॉलिड फेज में है, करंट का फ्लो नहीं होगा, ये बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, सुनना, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यहां तो पूरा खेल भैया करंट का ही है। जब तक करंट का फ्लो नहीं होगा हमारे किसी काम का कोई है ही नहीं, क्या किया जाए? अबे करंट का फ्लो कैसे कराए भैया? तो अंदर से आवाज आई, भैया हम सॉलिड फेज में है, इसलिए हमारा कोई आयन फ्री नहीं है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा करो, हमें सॉलिड से लिक्विड फेज में ले जाओ। सुनना, इस सॉलिड को लिक्विड फेज में लाने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते बता? तो इस सॉलिड को लिक्विड फेज में लाने के दो रास्ते हैं। एक, पिघलाकर, साले को गर्म कर दिया, जेल गर्म कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया, दम से पिघल गया। मेरे दोस्त, जब पिघलाकर लिक्विड फेज में लाते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में इसे कहते हैं फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट। इस सॉलिड को लिक्विड फेज में लाने के दो तरीके हैं। एक, गर्म करके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तक हमने इसको गर्म कर दिया, ये पिघल गया, और पिघली हुई अवस्था को कहते हैं फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, जब आप इसको मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं, जब आप इसको हीट देते हैं, तो जो आपने हीट दी वो हीट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है और दोनों आयन फ्री हो जाते हैं। और दोनों आयन फ्री हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हीट गिवन ब्रेक्स electrostatic force of attraction and ions get free, and ions get free।
इसको करते हैं, जब आप इसको हीट देते हैं तो वो जो हीट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है और दोनों आयन फ्री हो जाते हैं। जैसे आयन फ्री हो जाएंगे आप समझ गए, करंट का फ्लो होने लगेगा, ये बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई ना? बच्चों इस सॉलिड को लिक्विड फेज में लाने का दूसरा तरीका होता है पानी में घोलकर। और जब पानी में घोलकर इसे लिक्विड फेज में लाते हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं एक्वस फेज। बेटा बोलो क्या कहते हैं? एक्वस फेज कहते हैं। ये देखिए A प्लस B माइनस, जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। ब्लू है पानी पानी, ये देखो ब्लू है पानी पानी। गाना आया था, मेरे मुंह पे गाना गाना अच्छा नहीं लगता है, बड़ी फटी सी आवाज, बट ब्लू है पानी पानी, तो ये ब्लू है पानी पानी। ठीक है, आपने इस आयनिक सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, हर सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर सॉल्वेंट की ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, आयंस के बीच में लगने वाले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल होगा दोनों आयन फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों आयन फ्री हो जाएंगे ये तारारा करने लगेंगे। तारारा का मतलब रैंडम मोशन करने लगेंगे, नाचने लगेंगे, इधर उधर फिरने घूमने लगेंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। और जैसे ये फ्री हो जाएंगे ये सॉल्यूशन बैड कंडक्टर से बदल जाएगा गुड कंडक्टर। राइट? तो जब आपने इसको पिघलाया तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल किया हीट ने, और जब आपने इसको पानी में घोला तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे दोनों आयन अलग अलग हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल हो गया, दोनों आयन तारारा करने लगे, मतलब घूमने फिरने लगे, मतलब नाचने लगे, मतलब रैंडम मोशन करने लगे, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। ओके, तो यहां बच्चों जब भी मैं ये बात बताता हूं कि पानी में घोलने पर क्या होता है, जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात बताता हूं तो मैं इसकी परिभाषा भी लिखवा देता हूं, साथ में लिखते रहिएगा। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? लिखेंगे द opposing force which cancelled electrostatic force of attraction between cation and anion। आपने पढ़ा होगा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 80 होता है, और इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सुनो बेटा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो अपोजिट फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है, और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल होगा दोनों आयन फ्री हो जाएंगे। नाउ बोथ आयंस गेट फ्री, सो माइग्रेट रैंडमली, तारारारा नाचने लगेंगे, माइग्रेट रैंडमली, एंड सॉल्यूशन बिकम गुड कंडक्टर। ओके, तो एक ये पॉइंट आपने लिखा और एक ये पॉइंट आपने लिखा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, बहुत ही मजा आता है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने में। थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। थ्योरी से भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, नीट का पेपर अमेरिका से बन के आ जाए। कहां से? अमेरिका से बन के आ जाए नीट का पेपर। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। 15 से 20 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे, आपके गलत नहीं होंगे। जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी ईमानदारी से हम निभाएंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, वो अपना आप देखिए। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दिस इज ए प्रॉमिस। क्या नोट कर लिया? बहुत ही आराम से पढ़ाता हूं, एक एक चीज को विधिवत आपको समझाते हुए चल रहा हूं। देखिएगा कि चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व ना हुए तो नाम विकास कोरबल नहीं। इतनी कहानी क्लियर हो गई। पिछले आधे घंटे में मैंने क्या क्या बोला आप लिखते रहना भैया। मैंने बोला करंट के द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराना कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट आयनिक सॉलिड को कहते हैं, यूजुअली फर्स्ट और सेकंड के कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड होते हैं। सॉलिड फेज में बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयन फ्री नहीं होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हमें तो करंट का फ्लो कराना है, क्या किया जाए? सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में लाना पड़ेगा। लिक्विड फेज में लाने के दो तरीके हैं, पिघलाकर और पानी में घोलकर। पिघली हुई अवस्था को केमिस्ट्री में फ्यूज स्टेट या मोल्टन स्टेट कहते हैं। यहां पर जो आपने हीट दिया होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है और दोनों आयन फ्री हो जाते हैं और सॉल्यूशन बिकम गुड कंडक्टर। पानी में घोलने को केमिस्ट्री में एक्वस फेज कहते हैं।
पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है, दोनों आयन फ्री हो जाते हैं। फ्री होते ही रैंडम मोशन करने लगते हैं, बोलो तारा, रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में बदल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर? अब सुनना बेटा, हटा रहा है इसको, अब सुनना। जब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, कुल मिलाकर हमने दोनों आयनों को क्या कर लिया, फ्री कर लिया, और सॉल्यूशन को बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में बदल लिया। ठीक है, आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, फ्री का मतलब हमने स्लैश लगा दिया। स्लैश का मतलब अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं बचा। पिघलाया होगा तो भी अलग अलग हो गए होंगे, पानी में घोला होगा तो भी अलग अलग, और रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब सुनना, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताना, अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई अवस्था और एक्वस स्टेट मतलब पानी में घुलना, दोनों में क्या अंतर लगा? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोल्टन स्टेट लोगे तो सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट बर्तन के अंदर होगा, और जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पानी भी बर्तन के अंदर होगा। यही डिफरेंस होता है मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। ठीक है, मैंने बोला NaCl मोल्टन या फ्यूज्ड, तो इसका मतलब है बर्तन में सिर्फ Na+ और Cl- होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं NaCl एक्वस, तो इसका मतलब है बर्तन में Na+ Cl- के साथ साथ पानी भी होगा। तो मोल्टन का मतलब है सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट होगा, और एक्वस का मतलब है उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ वाटर भी होगा। ठीक है, सुनो, ये आपका पास कोई इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक, अभी ये रैंडम मोशन कर रहे थे, बोलो बेटा क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी बर्तन में ऊपर से 2 रॉड डाल दी। क्या डाल दी बेटा, 2 रॉड डाल दी। इन रॉड को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोड, सुनना। और इन दोनों रॉड को मैंने एक बैटरी से जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा। बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव। दोस्तों, बड़ी प्लेट से जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और छोटी प्लेट से जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बड़ी प्लेट से जो इलेक्ट्रोड लगा है उस पर प्लस चार्ज आ गया, और उसे हम लोग कहने लगते हैं एनोड। छोटी प्लेट से जो इलेक्ट्रोड लगा है उस पर माइनस चार्ज आ गया, और उसे हम कहने लगते हैं कैथोड। सुनना, जब आपने ये बैटरी का सिस्टम नहीं लगाया था तो ये आयन जो थे ये रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन जब आपने बैटरी से कलेक्शन कर दिया तो अब इनका जो रैंडम मोशन है वो खत्म हो जाएगा। ये आयन जो है अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट करने लगते हैं। सर, किस आयन का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? वेरी सिंपल, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ माइग्रेट करने लगता है, और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ माइग्रेट करने लगता है। मतलब एनायन का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है और कैटायन का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। सर ऐसा क्यों है? रीजन, दुनिया में हर चीज अपोजिट वाले की तरफ आकर्षित होता है। माइनस वाला प्लस की तरफ आकर्षित होगा तो एनायन का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड होगा, प्लस वाला माइनस की तरफ आकर्षित होगा तो कैटायन का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई। दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि एनोड पर प्लस होता है कि माइनस, कैथोड पर प्लस होता है कि माइनस। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। देखना, सी से बना कैटायन जो जाता है सी से बने कैथोड पर, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर ये कैथोड पर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कैथोड पर अपोजिट चार्ज होगा, तो कैथोड कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। खत्म। ए से बना एनायन जाता है ए से बने एनोड पर, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये एनोड पर जा रहा है तो एनोड पर अपोजिट चार्ज होगा, और नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, तो एनोड पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। कभी नहीं भूलोगे, मर जाओगे ये नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बोलो बोलो बोलो, जहां बैठे बोलो। सी फॉर कैटायन कहां जाएगा? सी फॉर कैथोड पर। कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड होगा नेगेटिव चार्ज। ए फॉर एनायन जाएगा ए फॉर एनोड पर, एनायन होता नेगेटिव चार्ज तो एनोड होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हम लोगों ने देखा जैसे हमने 2 इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़कर इस सॉल्यूशन में डाला, वैसे ही दोनों आयनों का रैंडम मोशन खत्म हो गया। अब ये दोनों आयन अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाने लगे। यस, क्या लिखेंगे? नाउ both ions migrate towards their respective electrode. Now both ions migrate towards their respective electrode to neutralize their charge and attain stability. To neutralize their charge and attain
अटेन स्टेबिलिटी। लिखकर छोड़ दीजिए, 2 मिनट का समय लगेगा यहां पर समझाने में। नाउ बोथ आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड? कैटायन का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और एनायन का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड होगा। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड हमेशा अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। टू न्यूट्रलाइज देयर चार्ज एंड अटेन स्टेबिलिटी। लिखकर छोड़ दीजिए, 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए देखिए, बच्चों बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हर चीज अपने से अपोजिट वाले की तरफ आकर्षित होती है भाई, कॉमन सी बात है। क्यों होती है ये भी तो क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई चीज अपने से अपोजिट वाले की तरफ आकर्षित होती है ना, तो एनर्जी का लॉस होता है, और जब एनर्जी का लॉस होता है तो स्टेबिलिटी गेन होती है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है। तुम पढ़ रहे हो क्यों? डॉक्टर बनोगे, पैसा कमाओगे, जीवन में स्टेबल हो जाओगे। मैं पढ़ा रहा हूं क्यों? पैसा कमाऊंगा, अपना सुख सुविधा इकट्ठी करूंगा, स्टेबल हो जाऊंगा। दुनिया में जो कुछ भी होता है वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही होता है। अगर कैटायन कैथोड पर जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जा रहा है। अगर एनायन एनोड पर जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जा रहा है। अगर ये आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, आयंस पर ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज प्लस और माइनस, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है आयंस का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, reactivity of ions is directly proportional to magnitude of their charge. Magnitude of their charge. Yes. आयंस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, आयंस का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। आप सुनो, जब ये आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं तो होता क्या है? जब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खत्म कर देगा, और जैसे ही चार्ज खत्म, रिएक्टिविटी खत्म, स्टेबिलिटी आ गई। उसी प्रकार से जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ आकर्षित होगा तो इसका प्लस खत्म हो जाएगा, जैसे ही प्लस खत्म होगा रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही रिएक्टिविटी खत्म होगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों जाते हैं? अपने चार्ज को खत्म करने के लिए, और जैसे ही चार्ज खत्म होगा स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। यही मैंने लिखा है। Now both ions migrate towards their respective electrode to neutralize their charge and attain stability. तो आइए देखते हैं एनायन एनोड पर जाकर चार्ज कैसे खत्म करेगा और कैटायन कैथोड पर जाकर चार्ज कैसे खत्म करेगा। आइए देखिए पहले एनोड पर क्या हुआ। ठीक, एनोड पर पहुंचा एनायन। ठीक, अब एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर इसे अपने नेगेटिव को खत्म करना है तो जितने नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। यस, एक नेगेटिव है तो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इलेक्ट्रॉन जब आता है तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में नेगेटिव को खत्म कर दिया, बी बन गई। ये देखिए, तो जैसे ये एनोड पर पहुंचा, इस एनायन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और ये स्टेबल। उसी प्रकार से आओ देखें कैथोड पर क्या हुआ। कैथोड पर कैटायन पहुंचा। अब कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। यस, तो मैंने क्यों बोला ये आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाने पर इनका चार्ज खत्म हो जाएगा और इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, और चैप्टर को शुरू करते समय जो परिभाषा लिखाई थी अब आपको समझ में आएगी। सुनना, अब लिखना मत, सुनना। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. आप कहेंगे हमें ये नहीं मालूम है, हमें तो ये मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है और घटती है तो रिडक्शन होता है। भैया वैसे देखें, आओ यहां पर बी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो -1, यहां पर बी का निकालो 0। तो आप बताओ -1 से 0 में जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां पे बोलो 0। इलेक्ट्रॉन को लेने पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो दोस्तों, जब तुमने ये बैटरी नहीं लगाई थी, इलेक्ट्रोड नहीं डाले थे, तो ये आयन जो थे सिर्फ रैंडम मोशन ही तो कर रहे थे। क्या कैटायन का रिडक्शन या एनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा था? नहीं हो रहा था। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं हो रहा है, ये तो तब हो रहा है जब तुमने करंट को पास किया, जब तुमने काम किया। करंट भी एक प्रकार का डब्ल्यू तो होता है,
तो करंट को पास करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हो तब किसी का रिडक्शन और किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस है। दोस्तों यही मैंने पहली परिभाषा में लिखवाया था, मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट with the help of a current, सुनना, so that a non-spontaneous redox reaction takes place is called electrolysis। बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब सिर्फ ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ करंट नहीं होता, ये तो आधी परिभाषा है। ब्रेकिंग के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होना चाहिए। अब हम इस फिनोमिना को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और ये जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, तो आप बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, वो अपने आप हो रहा या तुम्हें काम करना पड़ रहा है? तुम्हें काम करना पड़ रहा। तो स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। दोस्तों एक अगला चैप्टर क्या इसी में पढ़ोगे, जो रिएक्शनें नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं उनके लिए डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव होता है। जहां डेल्टा जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बोलो क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एक एग्जाम था, नाम था उसका कलिंगा, आज तो नहीं होता है। उसमें सवाल पूछा गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? अब बच्चों का दिमाग चकरा गया, डेल्टा जी की वैल्यू तो रिएक्शनों के लिए होती है, ये साले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए पूछ रहे। अबे दिमाग लगाना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए भी डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। मैं इसी बात में एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा मजा आएगा। बात है जब मैं क्लास 10th में था, बड़ी पुरानी बात है। क्लास 10th में तो बायो भी होती है, तो बायो का प्रैक्टिकल भी होता है। तो बायो के प्रैक्टिकल में हमारे एग्जाम में, मुझे अच्छे से याद है, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि बताओ सचिन तेंदुलकर का जूलॉजिकल नेम क्या होगा? अब विकास पुरोहित का दिमाग खराब, सचिन तेंदुलकर का हमारे सर ने तो ह्यूमंस का पढ़ाया है, होमो सैपियंस सैपियन, सचिन का तो पढ़ाया ही नहीं है। तो दिमाग लगाना था, अरे सचिन भी कौन है? ह्यूमन ही तो है, तो सचिन का जूलॉजिकल नेम भी क्या होगा? होमो सैपियंस सैपियंस। ऐश्वर्या राय का जूलॉजिकल नेम भी क्या होगा? होमो सैपियंस सैपियंस। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम डेल्टा जी का साइन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। बेटा तो आई होप जल्दी से आप ये बना लीजिए, ये लिख लीजिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। बेटा तो एक बार और सुन लो। अच्छा, जब ये एनायन एनोड पर गया, जब ये एनायन एनोड पर गया तो इसने अपने नेगेटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को निकाला। ये जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर पैदा हुए, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड पर पहुंचते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ये कैटायन एक्सेप्ट कर लेता है और कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं। इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे 10 loss of electron from anode must be equals to gain of electron at cathode। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि एनायन अपने नेगेटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर पहुंचते हैं। मेरे दोस्त, मेरे हाथ से 10 रुपए का एक सिक्का गिर गया, तो बताओ जमीन में कितना गिरा? अबे 10 का सिक्का तो गिरेगा, ये तो होगा नहीं। हमने गिराया 10 का और जमीन पे पहुंचते पहुंचते 100 रुपए बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अबे अगर ऐसा हो तो पूरी दुनिया गिराने पे दिन रात चलती रहे, गिरा रहे, सुबह से लेकर शाम तक गिरा ही रहे। ऐसा नहीं होता। 10 का सिक्का गिराओगे तो जमीन पर 10 का सिक्का पहुंचेगा, ठीक है? तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पर 4 ही आएंगे, यहां 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां पर 10 ही आएंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। ओके, ये बच्चों है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये पूरा कार्यक्रम कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ये पूरा कार्यक्रम कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है मेरे दोस्त? मत रोको अपने आप को, अब बोल दो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? करंट की हेल्प से, अबे ये करंट तो पास हो रहा है, एक बात और बता दे, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अगर एनोड टू कैथोड है तो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। ये तो आपको मालूम ही होगा ना, मालूम है तो लिख लो। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं तो हम बोलेंगे करंट कैथोड टू एनोड जा रहे हैं, ठीक है? लिख लो पहले आराम से, तब तक हम जरा पानी पी लेते हैं, फिर आपको रिवाइज कराते हैं, फिर एग्जाम्पल पे बात चलेगी। तो तबीयत भी ठीक नहीं, दवा भी खा लेते हैं। तो 10 का सिक्का गिराओगे तो जमीन पे कितने मिलेंगे? 100। अबे 10 ही मिलेगा।
अगर जमीन पे 100 मिलने लगे तो सुबह से शाम तक आदमी गिराता हुआ दिखाई पड़ेगा, गिरा ही रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया पिछले 45 मिनट या 1 घंटे में, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। पेन बंद कर, लिख लिया, लिख लिया। पहले वाले पेज पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए, सब लिख तो यही होगा। चलिए रिवीजन हो जाए। पेन को रखो जेब में, जेब नहीं है, पैंट में जेब में, समझे? आओ आ जाइए, पहले जनरल बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आयनिक सॉलिड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉलिड फेज में ये बैड कंडक्टर होता है क्योंकि कोई भी आयन फ्री नहीं होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें तो करंट का फ्लो करना है, हमें बैड कंडक्टर से इसे गुड कंडक्टर में बदलना पड़ेगा। क्या करें? सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में लाना पड़ेगा। लिक्विड फेज में लाने के कितने रास्ते हैं? दो। पहला बोलो पिघलाकर, दूसरा बोलो पानी में घोलकर। पिघलाने को बोलते हैं फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, पानी नहीं होगा। और जो हीट आप देते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल कर देती है, आयन फ्री हो जाते हैं। पानी में घोलने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पानी भी होगा। पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर देता है, दोनों आयन फ्री हो जाते हैं और मतलब रैंडम मोशन करने लग जाते हैं। हमने अब इस दोनों आयन फ्री हो गए, अब चाहे पिघला के किया हो और चाहे पानी में घोल के किया, ठीक, दोनों आयन फ्री हैं। हमने इसी में 2 इलेक्ट्रोड डाले और उनको एक बैटरी से जोड़ दिया। बड़ी बैटरी से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे एनोड कहते हैं। और छोटी बैटरी से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसे कैथोड कहते हैं। रटो मत, समझो। A फॉर एनायन नेगेटिव चार्ज जाएगा A फॉर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। एनायन एनोड पर गया, अपने नेगेटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाला और न्यूट्रलाइज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर निकला, ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड के पास पहुंचा। कैथोड पर इस इलेक्ट्रॉन को कैटायन ने पकड़ लिया और कैटायन ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़कर अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। एनायन भी स्टेबल हो गया, कैटायन भी स्टेबल हो गया। एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन। इस प्रकार से एक रिडॉक्स रिएक्शन हमने कराई विद द हेल्प ऑफ करंट। तो ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसको कराने के लिए तुम्हें करंट खर्च करनी पड़ रही है, तुम्हें काम करना पड़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके लिए डेल्टा जी का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक कैथोड। ठीक, आइए अब कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहला, साथ में लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड KOH। चलो आ जाओ बच्चों, फ्यूज्ड KOH का मतलब पानी में पिघलाया या गर्म पानी में घोला या पिघलाया? तो पिघलाया, तो यहाँ पानी तो होगा नहीं। अच्छा, तो जब आप पिघलाओगे तो कॉमन सेंस की बात है, K प्लस और OH माइनस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों आयन जो है वो फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? फ्री हो जाएगा। अच्छा, अब कैटायन पहुंचेगा कैथोड पर। कैथोड पर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा? बोलो, खत्म हो गया। मतलब ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिडक्शन। रटना मत, हमसे रटना मत, कभी भी भूल जाओ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। वैसे बच्चे भूलते नहीं, मान लो भूल जाओ तो बिल्कुल परेशान ना हो। जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज से 0 हो गया, तो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, अच्छा आओ देखिए एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर एनायन पहुंचा, नेगेटिव को खत्म करने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकलकर OH में बदल गया। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ध्यान देना, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म होने के बाद, मैंने क्या बोला? नेगेटिव और पॉजिटिव खत्म होने के बाद जो चीजें मिलती हैं वो चीजें वास्तव में मिलेंगी, ये सोचने का विषय होता है। सर कैसे सोचे? कॉमन सेंस। पोटेशियम हमारे एटमॉस्फेयर में मोनो एटॉमिक पोटेशियम के फॉर्म में ही पाया जाता है, मतलब ये सही चीज है। बट OH हमारे एटमॉस्फेयर में या तो OH माइनस के फॉर्म में होता है, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ऐसी कोई चीज हमारे वातावरण में नहीं पाई जाती। तो अगर आपको लग रहा है ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती है तो वो जिसमें बदल सकती हो उसमें बदल दो। शायद आपको ना मालूम हो, मैं बता दे रहा हूं या पहली बार पढ़ रहे हैं, OH जैसी कोई चीज नहीं होती है। जब भी कहीं पर OH दिखाई पड़े तो उसकी जगह पर बना दिया करो वाटर प्लस ऑक्सीजन। क्या बेटा? वाटर प्लस ऑक्सीजन। एक वाटर बनाओगे तो आधा ऑक्सीजन बनाओगे। तो कहीं पर भी OH अगर दिखाई पड़े तो उसका मतलब होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों वाटर प्लस ऑक्सीजन का मतलब हो गया 2H और 2O, तो यहां 2 करना पड़ेगा। अब यहां 2 अगर करना पड़ेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने का होगा? 2। तो यहां पर भी कितने होंगे? 2। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2 तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2। ये मैंने आपको सिखा दिया बैलेंसिंग। क्या बैलेंसिंग? इलेक्ट्रोलिसिस में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो तो जब मैंने वाटर और O2 सिखाया तो आपके मन में सवाल आया होगा कि ये तो बैलेंस नहीं है, तो मैंने बैलेंस करके दिखा दिया बस। लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस में बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि कैथोड पर क्या बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, बस।
तो जब भी OH आपको कहीं दिखाई पड़े तो OH का मतलब होता है वाटर प्लस ऑक्सीजन, नहीं? तो जब फ्यूज्ड KOH का आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो कैथोड पर प्राप्त हुआ पोटेशियम और एनोड पर प्राप्त हुआ वाटर और ऑक्सीजन, राइट बेटा? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट। पोटेशियम एक मेटल है तो इसका नेचर क्या होगा? सॉलिड। O2 एक गैस है, ठीक है, ठीक है। पोटेशियम क्या है? मेटल, एंड मेटल सॉलिड, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया? S। O2 क्या होता है? डायटोमिक गैस होती है जो हमारे वातावरण में पाई जाती है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया? G लिख दिया, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। बच्चों ना मालूम हो तो लिख लेना, एक्वस NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नमक का घोल, पानी में नमक को घोल दिया, तो जो नमक का घोल तैयार हुआ, इस नमक के घोल को आप ब्राइन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और एक्वस NaCl भी कह सकते हैं। तो एक्वस का मतलब है पानी में घोला, तो अगर आपने पानी में घोला है तो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ वाटर भी होगा। दोस्तों पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल कर दिया होगा, और ये देखो दोनों आयन फ्री हो गए होंगे और रैंडम मोशन कर रहे होंगे। आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, वाटर एक बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर बिल्कुल ही अपने आयनों में नहीं टूटता है। 99% वाटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म मतलब H2O के फॉर्म में ही रहता है, लेकिन 99% या 99.9% या 99.99% ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन 100% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता। कुछ ना कुछ तो ये भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और इसके आयंस होते हैं H+ और OH-। हाँ, यही कारण है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में घोलते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन मिलते हैं वो तो बर्तन में होंगे ही होंगे, थोड़ा सा ना के बराबर वाटर से भी आयंस मिलते हैं, वो भी बर्तन में होंगे। यही डिफरेंस है फ्यूज्ड में और एक्वस। फ्यूज्ड में केवल वही आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं, जबकि एक्वस में इलेक्ट्रोलाइट वाले आयन के साथ साथ वाटर वाले आयंस भी होते हैं, ठीक? अब ध्यान देना बच्चों, जब फ्यूज स्टेट की बात चलती है तो बर्तन में एक ही कैटायन है, एक ही एनायन। कैटायन कैथोड पे चला गया, एनायन एनोड पे चला गया। कैटायन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन किया, एनायन ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन किया। जब बर्तन में दो कैटायन और दो एनायन हो जाते हैं तो इन कैटायनों में और इन एनायनों में आपस में कंपटीशन होता है। दोनों एनायन में कंपटीशन हुआ, इसने बोला एनोड पर मैं जाऊंगा और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसने बोला हट एनोड पर मैं जाऊंगा और मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दोनों में कंपटीशन होने लगा। उसी प्रकार से Na+ बोला कैथोड पर मैं जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा, H+ बोला नहीं 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 कैथोड पर मैं जाऊंगा और मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा। तो यहां पर एनायनों के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है कि एनोड पर कौन जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन को पहले निकालेगा, किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। और कैटायन में भी कंपटीशन होने लगा कि कैथोड पर कौन पहले जाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करेगा, किसका रिडक्शन पहले होगा। तो आइए, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, यही अंतर होता है फ्यूज्ड और एक्वस। फ्यूज स्टेट में कोई कंपटीशन नहीं होता, एक्वस स्टेट में कंपटीशन होता है। आगे चलते हैं, आप नीचे लिखिएगा, एनोड पर चलते हैं। सुनना, अगर बर्तन में एक से ज्यादा एनायन है तो कॉन्सेप्ट कहता है जिस एनायन के पास ऑक्सीजन की संख्या कम होती है वो एनायन पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो लिख लीजिए, जिस एनायन के पास ऑक्सीजन की संख्या कम होती है, ऑक्सीजन की संख्या कम होती है, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो किसके पास ऑक्सीजन कम है? Cl के पास। तो Cl माइनस एनोड पर पहुंचा, इलेक्ट्रॉन को निकाला और Cl में बदल गया। फिर से वही बात, जो बने उसको देखा करो, क्या वो हमारे चारों तरफ पाया जाता है? तो Cl हमारे चारों तरफ नहीं पाया जाता, बल्कि हमारे चारों तरफ पाया जाता है Cl। बैलेंस करने के लिए आपने हाफ कर दिया, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने हाफ कर दिया। तो Cl माइनस जब एनोड पर जाएगा तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। ब्रैकेट में G भी लिख सकते हो या ऊपर की तरफ एरो लगा सकते हो, ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा एनायन है तो वो एनायन एनोड पर जाता है जिसके पास ऑक्सीजन कम हो। Cl माइनस पहुंच गया, नेगेटिव को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉनों को लूज करने का मतलब है ऑक्सीडेशन। हमें एनोड पर प्राप्त हो जाएगी क्लोरीन गैस। आइए चलते हैं कैथोड पर। अब ध्यान दो, कैथोड पर देखो, कैथोड पर कौन सा कैटायन जीतेगा? लिखो, जो कैटायन, लिखो ECS, लिख लो बस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लो बस। जो कैटायन ECS में नीचे होगा
वो पहले रेड्यूस होगा। जो कैटायन ECS में नीचे होगा वो पहले रेड्यूस होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिटेल में आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें बहुत सारी मेटल्स को वर्टिकली रखा गया है। वर्टिकली का मतलब एक मेटल, उसके नीचे दूसरी मेटल, उसके नीचे तीसरी मेटल, उसके नीचे चौथी मेटल एंड सो ऑन। तो बहुत सारी मेटल्स को वर्टिकली रखा गया, तो हमें एक सीरीज मिलती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। दोस्तों इस सीरीज में जो हाइड्रोजन है ये बीच में होता है, कुछ मेटल अबव टू हाइड्रोजन होती है और कुछ मेटल बिलो टू हाइड्रोजन होती है। बिलो टू हाइड्रोजन में मुख्यतः होती है क्वाइनस मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। रिमेनिंग मेटल्स मुख्यतः ऊपर होती है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना, 5 मिनट के बाद हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको लिखवा देंगे। अभी फिलहाल इतना, तो आप देखिए बिलो मुख्यतः 3, अभी फिलहाल मुख्यतः 3, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्वाइनस मेटल। बाकी सारी मेटल ऊपर, फर्स्ट डे ऊपर, सेकंड डे ऊपर, आयरन ऊपर, जिंक ऊपर, बाकी सारी मेटल ऊपर। अब आप देखो Na+ और H+ में नीचे कौन है? जो नीचे होगा वो पहले रेड्यूस होगा। Na+ फर्स्ट डे मतलब ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, तो नीचे कौन है? हाइड्रोजन। मतलब इन दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा? H+, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और H बन गया। ध्यान रखिएगा, बनने वाले को देखा करो ये पाया जाता है कि नहीं। ऐसा कुछ भी हमारे चारों तरफ नहीं होता, हमारे चारों तरफ होता है H2 गैस, बैलेंस करने के लिए हाफ कर। मतलब एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो Cl- एनोड पे चला गया, क्लोरीन प्राप्त हुआ, H+ कैथोड पे चला गया, हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो दिल पर हाथ रख के बताओ बर्तन में क्या बचा? दिल पे हाथ रख के बताओ बर्तन में क्या बचा? बर्तन में बचा NaOH, और NaOH क्या होता है? बेस होता है। मेरे दोस्त, तुम लोगों ने कक्षा 11-12 में पढ़ा होगा कि बेस का pH ज्यादा होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा बेस का pH ज्यादा होता है। तुमने बर्तन में डाला था NaCl जो एक सॉल्ट था जिसकी pH थी 7। जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो सॉल्ट धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा बेस में, और बेस की pH ज्यादा होती है, मतलब pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। यस, जैसे जैसे एक्वस NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे वैसे वैसे pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता जाएगा। पहले 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, pH होती है 7। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते जाएंगे, जैसे जैसे बर्तन में NaOH बनता जाएगा, वैसे वैसे बर्तन की pH जो है वो बढ़ती जाएगी। तो एक्वस NaCl मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पर प्राप्त होगी क्लोरीन गैस, कैथोड पर प्राप्त होगी हाइड्रोजन गैस, और बर्तन में प्राप्त होगा NaOH, जिसके कारण pH बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इतना लीजिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, इसके नीचे आपने ऐसे लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना लिखिए। तो फ्यूज्ड KOH का इलेक्ट्रोलिसिस कराकर भी दिखाया जहां पर कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो यहां पर कंपटीशन है, क्योंकि 2 कैटायन है और 2 एनायन है। कौन सा एनायन जीतेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। Cl- और OH- में Cl- जीतेगा और एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होगी। कौन सा कैटायन जीतेगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। Na+ और H+ में H+ नीचे है, H+ कैथोड पर जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बर्तन में क्या बचेगा? NaOH। तो बर्तन की pH लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, मुख्यतः हाइड्रोजन के नीचे क्वाइनस मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होता है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, आयरन, ये सब ऊपर होता है, जिंक, ये सब ऊपर होता है। ठीक है, अदर मेटल फर्स्ट डे, सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, आयरन, जिंक, ये सब ऊपर होता है। क्वाइनस मेटल नीचे होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले एग्जांपल तक चलते हैं, उससे पहले छोटी सी बात और बताते हैं। एनोड पर कौन सा एनायन जीतेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम हो वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये लिखवाया। अब यहीं पर ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट फ्लोराइड, लिखिए एक्सेप्ट फ्लोराइड। बच्चों एक्सेप्ट का मतलब ही होता है अपवाद, एक्सेप्ट का मतलब ही होता है जो कॉमन रूल को फॉलो ना करे। एनोड पर वो एनायन जीतता है जिसके पास ऑक्सीजन कम। लेकिन अगर बर्तन में फ्लोराइड
फ्लोराइड हो तो उल्टा कर देना, वो जीतेगा जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा। एक्सेप्ट का मतलब अपवाद, एक्सेप्शन, रूल को फॉलो ना करना। वो कैटायन जीतता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, एक्सेप्ट जिंक, एक्सेप्ट जिंक। और ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट का मतलब ही होता है जो कॉमन रूल को फॉलो ना करे, जो कॉमन रूल का उल्टा। तो एनोड पर हमने एक्सेप्शन लिखवाया है फ्लोराइड का, जो कॉमन रूल को फॉलो नहीं करेगा, और कैथोड पर हमने एक्सेप्शन लिखवाया है जिंक का, जो कॉमन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चल दो एग्जांपल हो गए। तीसरा एग्जांपल, अब हम लाइन खींच सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है, साथ में लिखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस केएफ। एक्वस का मतलब पानी में घोलकर, तो बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ पानी भी होगा, थोड़ा सा पानी भी टूटेगा, भले ही ना के बराबर टूटे बट टूटेगा। बर्तन में दो कैटायन है, दो एनायन। आओ चले एनोड पर। एनोड पर कौन जीतेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम हो, लेकिन फ्लोराइड के केस में उल्टा, जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा हो। OH कौन जीत जाएगा? OH उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। OH का मतलब वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपनी खुशी के लिए बैलेंस करना चाहो तो अलग बात है। अब खुशी के लिए अगर बैलेंस करोगे तो यहां दो करोगे और यहां पर भी दो करोगे। बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट अपनी खुशी के लिए अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो कर दो, अलग बात है। ठीक है, कैथोड पर आइए। अगर दो कैटायन बर्तन में है तो वो कैटायन जीतेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, एक्सेप्ट जिंक। यहां पर जिंक तो है नहीं, तो रूल को फॉलो करें, जो नीचे हो। नीचे कौन होगा? H+। इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्या बनाएगा? H जैसी कोई चीज होती नहीं है, H2। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा हो, अपनी खुशी के लिए बैलेंस करना चाहते हो, तो यहां पे दो करना पड़ेगा, क्योंकि दो निकलेंगे तो दो ही आएंगे। तो ये भी दो हो जाएगा, ये तो दो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर बैलेंस करना चाहे तो अपनी खुशी के लिए कर दीजिए। जितना इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलता है उतना ही कैथोड पर पहुंचता है। दो इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, तुम भले यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिख रहे हो, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि दो ही आए होंगे। तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, अपनी खुशी के लिए करना चाहो तो कर सकते हैं। अब देखो, ये चला गया एनोड पर, ये चला गया कैथोड पर, तो बर्तन में क्या बचा? बर्तन में बचा केएफ। बेटा, जिसको तुमने बर्तन में डाला था वही तुम्हें बर्तन में मिल रहा है, ना पीएच बढ़ेगी ना पीएच घटेगी। जो डाला था वही मिल रहा है, पीएच रिमेन सेम, पीएच रिमेन सेम। ठीक है, अगर बेस बन जाता तो पीएच बढ़ जाती, एसिड बन जाता पीएच घट जाती। जो डाला वही बन गया, तो पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल। अब चौथा वाला आप लोग करेंगे, चलिए करिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट, Na2SO4। चलिए करिए, करिए। 30 सेकंड आपको दे रहे, 30 सेकंड आपको दे रहे, करिए। एक्वस Na2SO4। हो गया? देखिए बच्चों, अगर हो गया हो तो प्लीज सामने देखिए। ये मैंने कैसे तोड़ दिया। अगर किसी बच्चे को ये समझ में ना आए तो पहला पॉइंट, सब कुछ छोड़ दो केमिस्ट्री में। सबसे पहले जाओ विकास पुरवाल के YouTube चैनल CWP पर, वहां पर एक वीडियो देखो कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। इसके अंदर कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ये कैसे मैंने इसको आयनों में तोड़ दिया। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो उस दिन कुछ मत करना, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायो, सब बंद कर देना। YouTube खोलना, केमिस्ट्री विद पोरवाल टाइप करना, और इसके अंदर एक वीडियो पड़ा है केमिकल फार्मूला कैसे बनाए। हिंदी में भी लिखा होगा रासायनिक सूत्र कैसे बनाए, सबसे पहले वो देखना। क्योंकि अगर केमिकल फार्मूला बनाना और तोड़ना नहीं आता है तो केमिस्ट्री तो भी पढ़ नहीं सकते। ओके, इसलिए अगर मान लो अभी भी किसी को ये समझ में ना आए, तुरंत वीडियो छोड़ दे और सबसे पहले ये वाला लेक्चर देखे जाकर YouTube पर। ठीक है, आइए। हाँ भाई, दो एनायन है,
कौन जीतेगा? जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम हो, एक्सेप्ट फ्लोराइड। फ्लोराइड तो है नहीं, तो नॉर्मल रूल लगेगा, जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। OH OH जैसी कोई चीज होती नहीं है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करना चाहो तो 2 OH माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर वो जाएगा जिसके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, नीचे कौन होता है? H प्लस। इलेक्ट्रॉन को लेगा H2, 2 निकलेंगे तो 2 ही आएंगे, 2H प्लस 2। तो आप देख सकते हैं OH माइनस जो है वो एनोड पे खत्म हो गया, H प्लस कैथोड पे खत्म हो गया। बर्तन में क्या बचा? जो लिया था बर्तन में वही बचा, Na2SO4 लिया था वही बचा, तो pH रिमेन सेम। मेरे पास यहां जगह नहीं है, आप यहां लिखना, हम यहां लिख दे रहे हैं pH रिमेन सेम। ठीक है, चलिए 5वां एग्जांपल आप लोग करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। करिए 30 सेकंड दे रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तोड़ना ना आता हो तुरंत वीडियो छोड़ दो, सबसे पहले CWP पे जाके देखिए केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। हो गया? एनोड पर कौन सा एनायन जाता है जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम हो, एक्सेप्ट फ्लोराइड? तो फ्लोराइड तो यहां पर है नहीं, तो जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम, OH माइनस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोड पर आपको प्राप्त होगा ऑक्सीजन। राइट। कैथोड पर वो जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, नीचे H प्लस पे या Cu2 प्लस, बोलो। हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो नीचे कौन हुआ? कॉपर, तो कॉपर जाएगा। 2 प्लस है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, मामला बैलेंस चल रहा है। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये कॉपर चला गया कैथोड पे खत्म, OH चला गया एनोड पे खत्म, बर्तन में क्या बचा? H प्लस और SO4 माइनस 2। क्रिस क्रॉस जब आप करोगे तो बनेगा H2SO4 और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो pH घटती जाएगी। तो pH यहां पे लिखना जगह नहीं है, हम यहां लिख रहे हैं pH डिक्रीजेस। तो बर्तन में अगर एसिड बनेगा तो pH घटती जाएगी, बेस बनेगा तो pH बढ़ती जाएगी, और जो डाला वही बर्तन में अगर बनेगा तो pH रिमेन सेम। ओके, और बात क्लियर हो गया? पॉइंट 5 एग्जांपल करके दिखाया हमने आपको। नाउ यू हैव 2 मिनट, रिवाइज करिए। चलिए 2 मिनट आपके पास है, रिवाइज करिए पूरा, फर्स्ट पेज टू दिस लास्ट पेज, रिवाइज करिए। मैं यहीं पर बैठा हूं, कैमरा देख रहा हूं, रिवाइज करिए। चलिए आपके पास 2 मिनट का समय है, मैं यहीं आपके कैमरे को देख रहा हूं, आप रिवाइज करिए। चाय भी आ गई, चाय पी रहे हैं तुम लोग, चाय पीने में चले जाना बे, चुपचाप बैठ के रिवाइज करो। रिवाइज करिए आराम से।
रिवाइज वगैरह बोलो। तो कुल मिलाकर देखिए, अब शुरू से तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस मैं बीच का हिस्सा बोल दे रहा हूं कि अगर दो कैटायन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पड़े हैं तो कैथोड पर वो जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो एक्सेप्ट जिंक+2, और अगर दो एनायन बर्तन में पड़े हुए हैं तो वो एनायन एनोड पर जाएगा जिसके पास ऑक्सीजन कम हो एक्सेप्ट फ्लोराइड। जो सॉल्ट आपने डाला अगर फाइनली वही बन रहा है तो पीएच वही रहेगी, अगर बर्तन में फाइनली बेस मिल रहा है तो पीएच बढ़ती जाएगी, और अगर बर्तन में फाइनली एसिड मिल रहा है तो पीएच घटती जाएगी। एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड पर उतने ही पहुंचते हैं। आप बैलेंस करो चाहे ना करो, वो अंडरस्टूड होता है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को बनाना और तोड़ना तुम्हें नहीं आता है तो सबसे पहले CWT पर जाकर YouTube में हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए वो पढ़िए जाकर, तब आप यहां पर आइएगा। अच्छा, छठवां एग्जांपल है स्पेशल केस ऑफ एक्वस H2SO4। आई, ये स्पेशल केस है H2SO4। एक्वस मतलब वाटर तो होगा ही होगा, ठीक है, एक्वस है, ठीक है। चलो एक्वस का मतलब ऊपर लिखा हुआ है तो वाटर कर देना। ध्यान देखिए, तो H2SO4 को दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, H+ और HSO4- ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, 2H+ और SO4 2-। अब देखिए, आप इसको जोड़ेंगे तो भी यही मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से तोड़े तो भी आंसर्स आपको सेम मिलेंगे, आप इस प्रकार से तोड़े तो भी आंसर्स आपको सेम मिलेंगे। एनसीईआरटी ने इस प्रकार से तोड़ा है तो हम भी इसको ऐसे तोड़ के चलेंगे, ठीक है, और वाटर भी टूटेगा H+ और OH मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप हम ऐसे लेके चल रहे हैं, तो अगर ऐसे लेके चल रहे हैं तो अब आप इसको इग्नोर मार दो, बर्तन में H+ है और 2 एनायन है। अब देखना, चलते हैं कैथोड पर, ध्यान दो बच्चों। कैथोड पर भैया एक ही कैटायन बर्तन में H+, इलेक्ट्रोलाइट से भी H+ मिला, वाटर से भी H+ मिला, कोई कंपटीशन नहीं होगा, ये H+ कैथोड पर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंस करना चाहो कर दो, ना करना चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। अब चले एनोड पर, सुनो, एनोड पर कंपटीशन होगा। HSO4- और OH-, दो डिफरेंट टाइप के एनायन हैं, तो इनके बीच में कंपटीशन होगा। कौन जीतेगा अब सुनना जरा, ये स्पेशल केस क्यों सुनना। हमने अभी तक पढ़ा वो एनायन जीतता है जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या कम, तो रूल के मुताबिक OH- को जीतना चाहिए, इसके पास 1 O है, इसके पास 4 है, तो किसको जीतना चाहिए, OH- को, लेकिन ऐसा नहीं, ये स्पेशल केस है। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा एनायन जीतेगा ये नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता और एक्सेप्शनल रूल को भी फॉलो नहीं करता। एक्चुअली में यहां पर कौन जीतेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। यस, दोस्तों ध्यान दो बेटा, पहले लिख लो, बोथ एनायंस आर इन कंपटीशन, both anions are in competition. Who will win depends on concentration of solution. तो कैथोड पर तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन एनोड पर कंपटीशन हो गया। दो प्रकार के एनायन थे, कौन जीतेगा ये एक्चुअली में नया कॉन्सेप्ट है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत डाइल्यूट है या हाईली कंसंट्रेट है, बहुत पतला है या बहुत गाढ़ा है, इस बात पर डिपेंड करता है। सुनिए देखिए, लिखना मत, ऐसे बता रहे, जगह नहीं है, लिखना नहीं आपको, सब लिखवाएंगे। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेट, हम लिखवाएंगे, सब परेशान मत हो। देखिए, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट जैसे पानी मान लो और सॉल्यूट जैसे शक्कर मान लो, ठीक। कोई भी सॉल्यूशन हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसमें कोई शक नहीं, सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, हमेशा ऐसा होता है। डाइल्यूट होगा तो भी, कंसंट्रेट होगा तो भी। तो फिर डाइल्यूट और कंसंट्रेट में अंतर ये है कि डाइल्यूट के केस में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है सॉल्यूट से, और कंसंट्रेट के केस में सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा होता है सॉल्यूट से। जैसे 1 चम्मच शक्कर आपके पास है, 1 चम्मच, इस 1 चम्मच शक्कर को समझना 1 गिलास पानी में घोल दो तो ये ठीक ठाक मीठा होगा, पियोगे अच्छा लगेगा। तो उसी 1 चम्मच शक्कर को एक बाल्टी लाओ, उसमें पानी भर के उसमें घोल दो, इसको पियो तो बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट फीका होगा। यस, जब 1 चम्मच शक्कर को 1 गिलास पानी में घोला, दिस इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जब इसी शक्कर को आपने बाल्टी से, पानी से भरी बाल्टी में जब आपने घोला तो दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पानी की मात्रा शक्कर की मात्रा से बहुत ज्यादा है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट से हमेशा ज्यादा होगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, बहुत ज्यादा है
थोड़ा ज्यादा है तो कंसंट्रेट। तो कौन सा एनायन एनोड पर जीतेगा, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, आइए इसी के नीचे लिखना है, जगह नहीं है ना तो पेज चेंज कर दे रहे हैं, जब पेज चेंज कर दे रहे हैं इसी के नीचे लिखिएगा। ठीक है क्या, तो आइए देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है इट मींस सॉल्वेंट इज मच मोर देन सॉल्यूट। और जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मतलब पानी बहुत ज्यादा, ध्यान दो, जब पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी से क्या मिल रहा है, OH माइनस, तो हम कहेंगे OH माइनस बहुत ज्यादा है। और जब OH माइनस बहुत ज्यादा होगा तो एनोड पर यही जीतेगा, तो ये जीतेगा और आपको एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो अब की बात सॉल्यूट से जो एनायन मिला ये जीतेगा। ऐसी कोई चीज होती नहीं है, दो को अंदर ले जाओ तो ओरिजिनल चीज मिल जाएगी, H2SO8 मार्शल एसिड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कौन जीतेगा एनोड पर, कैथोड पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक ही H+ है। एनोड पर कौन जीतेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो सॉल्वेंट से जो एनायन मिल रहा है वो जीतेगा। और अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट है तो सॉल्यूट अच्छा खासा है, तो सॉल्यूट से जो एनायन मिल रहा है वो जीतेगा और आपको मार्शल एसिड मिलेगा। क्या आपको समझ में आया कि सल्फ्यूरिक एसिड के केस को हम स्पेशल केस क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको ये समझ में आया? कौन सा एनायन एनोड पर जाएगा? रूल कहता है जिसके पास ऑक्सीजन कम हो। क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा, इसलिए ये स्पेशल केस है। यहां पर कौन सा एनायन जीतेगा ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन डाइल्यूट है या ज्यादा है। डाइल्यूट है तो पानी बहुत ज्यादा होगा, तो पानी से मिला एनायन जीतेगा और एनोड पर ऑक्सीजन मिलेगी। अगर कंसंट्रेट है तो सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट से तो कमी होगा बट ठीक ठाक होगा, तो सॉल्यूट से जो एनायन मिला है वो जीतेगा और आपको मार्शल एसिड प्राप्त होगा। ओके बच्चों, ये मार्शल एसिड एनोड पर फर्दर एक रिएक्शन में चला जाता है और किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इसको पढ़ने के लिए आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। ये आगे की रिएक्शन जानने के लिए आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। डब्बे को बंद मत करना, ठीक है क्या? यहां पर एक रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, एनी peroxo acid on hydrolysis convert into ic acid plus H2O2। ये इनऑर्गेनिक की एक रिएक्शन है जो फ्री में आपको पढ़ने को मिल गई। दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। कोई भी परऑक्सो एसिड उन्हें कहते हैं हैविंग परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्सो एसिड उन्हें कहते हैं जिनके अंदर परऑक्साइड लिंकेज हो, दो ऑक्सीजन एक साथ जब जुड़, कोई भी परऑक्सो एसिड है। बच्चों किसी का फोन आ गया था, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? चैट बॉक्स में बताइए, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? क्या आवाज और सब साफ दिखाई पड़ रहा है? किसी का फोन पता नहीं किसका आ गया था, जल्दी से मैसेज करिए। ना का मतलब क्या? सब ओके? ऑल ओके लिखो, नो प्रॉब्लम, ओके ओके आ जाइए। आइए, तो कोई भी परऑक्सो एसिड अगर है, और आप उसका पानी से रिएक्शन कराएं तो वो अपने एक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल जाता है। दिस इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल लिखेंगे वरना बदलना पड़ेगा। ये आगे किस में बदल जाता है, इस थोड़ी सी चीज को आपको याद ना करना पड़े, यही विकास कुमार की स्टाइल है, जबरदस्ती कुछ भी याद नहीं कराते। तो ये थोड़ी सी रिएक्शन जो आपको याद ना करनी पड़े, इसके लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूं। थैंक यू बोल देना, ठीक है? तो कोई भी परऑक्सो एसिड है जब वो पानी के संपर्क में आता है तो वो अपने एक एसिड में बदल जाता है और H2O2 आपको मिलता है। इसी के नीचे डब्बा लंबा करते जाना, डब्बे को बंद ना करना भी, ठीक है? जैसे पहला हमारे पास है H2SO5 कैरोस एसिड, इसका नाम होता है परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाम में परऑक्सो आ गया, तो नाम में परऑक्सो आने का मतलब है कि इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज जरूर होगी। और ओके ठीक है, नाम में परऑक्सो आ गया मतलब इसके अंदर परऑक्साइड लिंकेज होगी, और अगर परऑक्साइड लिंकेज होगी तो आप
अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये अपने एक एसिड में बदलेगा। सल्फर का एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में बनेगा H2O2। तीन लाइन की जगह छोड़ देना, तीन लाइन की जगह छोड़ देना। उसी प्रकार से H2S2O8 मार्शल एसिड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नाम में परऑक्सो आ गया, मतलब इसके पास भी पेरोक्साइड लिंकेज होगी। अच्छा, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा। दो सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, साथ में H2O2। ठीक है, दो सल्फर है तो दो वाटर से हाइड्रोलाइज होगा, दो मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के मिलेंगे प्लस H2O2 मिलेगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि मार्शल एसिड के अंदर दो सल्फर है, चाहे ऐसे समझ लो, या मार्शल एसिड से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, चाहे ऐसे समझ लो, इसीलिए इसके नाम में आता है डाई। कैरोस एसिड में एक सल्फर है, चाहे ऐसे समझ लो, या कैरोस एसिड से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, चाहे ऐसे समझ लो, इसीलिए इसके नाम में आता है मोनो। बाकी दोनों के नाम सेम है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज मार्शल एसिड, दिस इज कैरोस। फार्मूला याद करना पड़ता है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। ठीक, जगह क्यों छुड़वाई थी सामने देखिए। ये फार्मूला भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने सुना होगा, सुना है H2SO4। आप सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन लगा दो तो ये बदल जाता है कैरोस एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आपने सल्फ्यूरिक एसिड का पढ़ा है, वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैरोस एसिड का भी होता है, बस एक ऑक्सीजन उछेड़ दिया। सुनना, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में एक O घुसेड़ दो, ये लो, दिस इज मार्शल एसिड। खत्म। आप देखिए, आपको पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई पड़ेगी, दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज। तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कैरोस एसिड। आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है? ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए प्लीज। पेरोक्साइड लिंकेज और सेंटर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। पेरोक्साइड लिंकेज और सेंटर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। O और सल्फर में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव। जो नेगेटिव होगा वो पानी के प्लस को ले लेता है, जिस पे पॉजिटिव होगा वो पानी के माइनस को ले लेता है। तो आप देखिए, ये बदल गया सल्फ्यूरिक एसिड और ये बदल गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे होता है हाइड्रोलिसिस। बात समझ में बच्चे? बात कितनी समझ में आ रही है? तो जिनके पास भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है, जब भी उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको हमेशा मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो जो सेंटर एटम है सल्फर, वो अपने एक एसिड में बदल जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक O घुसेड़ दीजिए तो आपको मिल जाता है कैरोस एसिड H2SO5। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पेरोक्साइड और सेंटर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको H2O2 मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बोलो। बात करते हैं मार्शल एसिड की, नीचे बनाइएगा इसी के। मार्शल एसिड भी कैरोस एसिड का जस्ट डबल कर दो। ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के इस O के इधर जो माल पानी है, पेरोक्साइड के इस O के इधर भी वही माल पानी कर दीजिए। आप इसी के नीचे बनाइएगा, जगह नहीं मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान दो। ये पेरोक्साइड है, जो माल पानी इस तरफ है वही माल पानी इस तरफ करो। ठीक है, H2 3 3 6 2 8 O8 आप देख सकते हैं, ये मार्शल एसिड है और इसमें भी आपको एक पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई पड़ेगी। जब इस मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 मोल वाटर क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये देखिए, माइनस को वाटर का प्लस मिलेगा, प्लस को वाटर का माइनस, माइनस को वाटर का प्लस मिलेगा, प्लस को वाटर का माइनस। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड यहां से मिल गया, एक सल्फ्यूरिक एसिड यहां से मिल गया, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिल गए और साथ में मिल गया H2O। ओके, तो ये देखिए, आप इसको डब्बे में आप बंद कर सकते हैं। तो कोई भी पेरोक्सो एसिड अगर होगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर वो अपने एक एसिड और H2O2 में बदल जाएगा। कभी नहीं भूलेंगे, H2SO5 कैरोस एसिड, एक सल्फर है तो नाम में आएगा मोनो, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 मार्शल एसिड, 2 सल्फर है, नाम में आएगा डाई, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, एक ही पेरोक्साइड लिंकेज कैरोस के पास होती है और एक ही पेरोक्साइड लिंकेज मार्शल के पास भी होती है। इसीलिए एक ही मोल H2O2 कैरोस से मिलता है और एक ही मोल H2O2 मार्शल से भी मिलता है। राइट, नोट कर लीजिए इसको, डब्बे के अंदर जो मैंने लिखवाया नोट कर लो बच्चे, डब्बे के अंदर नोट कर लीजिए इसको। इनऑर्गेनिक मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको,
बच्चों इनऑर्गेनिक में भी मैं कुछ याद नहीं करने देता हूं बच्चों को, तो आपने हमसे इनऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, और ना इनऑर्गेनिक में भी लगभग 80% में ऐसे ही समझा देता हूं, 80 का 90%। बहुत ही कम चीजें होती है इनऑर्गेनिक में भी जो मैं याद करने को बोलता हूं, ऐसे ही पढ़ाता हूं इनऑर्गेनिक। तो एक सल्फर है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाम में आएगा मोनो। दो सल्फर है, दो सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे, नाम में आएगा डाई। इसमें भी एक पेरोक्साइड है, इसमें भी एक पेरोक्साइड है, तो एक ही मोल H2O2 कैरोस से भी मिलेगा और एक ही मोल H2O2 मार्शल से भी मिलेगा। कैरोस का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दो और एक को घुसोड़ दो तो कैरोस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आने जा रहा हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो। बोलो बेटा। तो कोई भी पेरोक्सो एसिड हो जिसके पास पेरोक्साइड लिंकेज होती है, जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो अपने एक एसिड में बदल जाता है, साथ में मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का नाम बोलो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया था तो आप देखिए, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट ठीक ठाक जाता था, सॉल्यूट भी ठीक ठाक था, तो सॉल्यूट से जो एनायन मिला वो एनोड पर ऑक्सीडाइज हुआ और आपको मार्शल एसिड मिला। अब दिमाग लगा, ये सारी घटना उसी बर्तन के अंदर चल रही है, तो उसी बर्तन में सॉल्वेंट का मतलब पानी पड़ा है और उसी बर्तन के एनोड पर मार्शल एसिड भी मिल गया, तो क्या होगा, ये मार्शल एसिड बर्तन में पड़े पानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड फिर से मिल गया और साथ में मिलेगा H2O2। ये देखिए, मतलब सॉल्यूशन जब कंसंट्रेट होगा तो एनोड पर आप ये मत बताइएगा कि मार्शल एसिड मिलेगा, नो, आप बताएंगे एनोड पर H2O2 मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, तो अब देखो, जरा सी चीज पढ़ाने के लिए थोड़ा समझा दिया तो आपको याद नहीं करना पड़ा। बिना इसको पढ़ाए अगर ये मैं लिखवा देता तो आप सर पकड़ के बैठ जाते, क्या करें, रटे 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 परेशान हो गए। अब नो परेशान, कॉन्सेप्ट मालूम है, ये पेरोक्सो एसिड है, पेरोक्साइड लिंकेज है, बर्तन में पानी पड़ा हुआ है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे और 1 मोल H2O2 मिलेगा। इस प्रकार से देखिए, मैंने अपने छात्रों को इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा जो है वो बताया। इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा मैंने आपको बताया। आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का SW